I think before answering the overall situation, मैप एक दफ़ा डिस्प्ले कर दें, उसमें थोड़ा सा जो इसराइल की एनर्जी सप्लाईज है उस पर आज हम बात करना चाहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के पास कितना बड़ा लीवरेज है। अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो किस तरीके से इसराइली इकॉनमी और उसकी एनर्जी सप्लाई को चोक किया जा सकता है। ये मैप बेसिकली मिडल ईस्ट का ही है। इसमें ऊपर ग्रीन में टर्की है, देन राइट साइड पे येलो में ईरान है और इसराइल आपको छोटा सा नज़र आ रहा है। और उसके अंदर जो इसके 4 बड़े सप्लाई रूट्स हैं और सारे का सारा ऑयल एंड गैस फ्लो नहीं करता इसराइल को, लेकिन जहाँ से यानी वो फ़ायदा उठा सकता है। उसमें अगर आप नॉर्थ से शुरू करें तो रशिया की पोर्ट है नोवोसिरोस्क की, और वहाँ से ये टर्की आता है बेसिकली शिप्स के ज़रिए, एंड देन इट कैन बी सेंड टू सीहान। सीहान जो है टर्की में बहुत बड़ा हब है जिसमें ऑयल एंड गैस पूरे यूरोप को भी सप्लाई होती है, और इसी तरीके से इसराइल भी वहाँ से लेता है। इसी तरीके से आप कैस्पियन सी देखें, ऊपर कजाकिस्तान नज़र आ रहा है और वहाँ से अज़रबैजान से होते हुए सीहान और फिर हाइफा की पोर्ट को। इसी तरीके से इराक़ में किरकुक की बहुत बड़ी ऑयल फील्ड है, वहाँ से ये टर्की के थ्रू सीहान और फिर हाइफा को जा सकता है। और एक जो पाइपलाइन है किरकुक के साउथ से आ रही है टुवर्ड जॉर्डन और यहाँ से फिर हाइफा को जाती है। ओवरऑल इसराइल इंपोर्ट करता है 2,20,000 बैरल पर डे क्रूड ऑयल, और इसमें जो लीडिंग सप्लायर्स हैं इसमें कजाकिस्तान है, अज़रबैजान है, ब्राज़ील, इजिप्ट और वेस्ट अफ्रीका, और कुछ जो है इवन इंडिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट लेता है। ये बड़ी सीक्रेट सी खबर है जी, जो इंडिया ने छुपा के रखी हुई है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है ऑलमोस्ट $1.25 बिलियन की भारत ने एक्सपोर्ट किए हैं लास्ट ईयर टू इसराइल। सो ये भी जो साउथ से जो अकबा की पोर्ट है वहाँ से ये जो है इसराइल को सप्लाई होता है। तो इसमें अल्टीमेटली अगर एक स्टेज आती है जहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज डिसाइड करें कि इसराइल का बायकॉट करना है और इसकी चोक करनी है, तो दीज आर सम ऑफ द पाइपलाइन जहाँ से। अच्छा, एक अच्छी चीज़ ज़रूर हुई है कि टर्की में एक प्रपोज पाइपलाइन जो ऊपर से आ रही है सैमसन से सीहान की तरफ, ये टर्की ने नो कर दिया कि इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा, बिकॉज उसके बाद इसने सबमर्ज होके डायरेक्ट हाइफा को जाना था। और हाइफा आपको पता होगा कि इस वक्त हिजबुल्लाह का भी बहुत बड़ा टारगेट बना हुआ है, उनके मिसाइल रेंज में है। सो इसमें मेन थिंग इज़ कि इन केस इकोनॉमिक बाइकआउट और एनर्जी बाइकआउट की तरफ जाते हैं चूँकि, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जिस तरह रशिया के अगेंस्ट इन्होंने किया था, रशिया की जो ऑयल एंड गैस सप्लाई टू यूरोप कट ऑफ की गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सो एक तो ये बहुत बड़ा लीवरेज है इस्लामिक वर्ल्ड के पास। अभी आ जाते हैं कि जो मिलिट्री सिचुएशन है और जो सीज़ फायर की बात हो रही है 5 दिन के लिए, आई थिंक इसमें 2 रीज़न हैं। नंबर 1 कि इजरायली आर्मी इटसेल्फ जो है, जब स्ट्रीट फाइट शुरू हुई गाज़ा में तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। इनके स्पेशल फोर्सेस का, इनके आर्मर का अभी जो तादाद है 162 से ज़्यादा हो गई है, इनके टैंक्स और जो बाकी बख्तरबंद दस्ते और गाड़ियाँ हैं। और कुछ रिपोर्ट्स कहने के सैकड़ों में हैं इनके, और वैक्यूएशन भी हेलीकॉप्टर से इनको करनी पड़ी है। सो देयर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, तो शायद उनको भी पॉज चाहिए। दूसरा जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, मैसेकर है हॉस्पिटल्स की, जिस तरह आपने देखा उसको नोटिस दिया गया शिफा हॉस्पिटल को गाज़ा में कि आप फटाफट खाली करें, तो उसका भी आई थिंक एक पब्लिक प्रेशर बन चुका है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि वर्ल्ड कप में आज एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ कि एक यंगस्टर जो उसने जाके डिस्प्ले किया, तो ये आई थिंक अभी ग्लोबल आवाज़ बन चुकी है। अमरीकी सदर ने कुछ आर्टिकल में ये बात कही है कि गजा और मगरबी किनारे को एक ही गवर्नेंस के तहत वो चलाना चाह रहे हैं। आप समझते हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि गजा का कंट्रोल लेकर फ़लस्तीन अथॉरिटी को दे दिया जाए और 2 रियासती हल की जानिब ये मामला जा सकता है? आपके ख्याल में काबिल कबूल होगा सर? जी, इसमें आई थिंक इनको बड़ी खुशफहमी है। अभी आप देखें जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसकी बड़ी लिमिटेड सी आपको रिट है वेस्ट बैंक में। गजा को अगर एक साइड पे आप रखें, वेस्ट बैंक में तो है ना, जिस पे महमूद अब्बास साहब बेसिकली लीड करते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, उस वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को सुना जा रहा है? वहाँ पे आई थिंक 200 से ज़्यादा शातें हो चुकी हैं, जो सेटलर्स भी आके कर रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है स्ट्रीट्स में, और आई थिंक मोर देन 1500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। और वेस्ट बैंक में जो है क्योंकि उस तरह मिलिट्री रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन स्टिल लोग पूछ रहे हैं जी कि इनका क्या कसूर है। तो अगर इसी तरीके से वो चाहते हैं कि गजा का भी कंट्रोल हो और वेस्ट बैंक में सेटलर्स जब चाहे आके लोगों को ठुड्डे मारें गोलियां चलाएं और इजरायली आर्मी उनको बैकअप करे, तो आई डोंट थिंक सो ये बेसिकली कामयाब होगी। एक थ्योरी ज़रूर है कि जी इसमें एक सॉफ्ट सी स्टेट बन जाए और हम उस तरफ जाएंगे। मेन थिंग इज़ कि जो इसराइल की दाहिवा पॉलिसी रही है, जो हम बार बार जिक्र करते हैं, उसी की कॉन्टिन्यूशन है। इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, कई दफ़ा इकनॉमिक ऑस्ट्राइजेशन की तरफ आ जाती है, कई दफ़ा इसको प्रिजन कैंप की तौर पर डेवलप किया गया गाज़ा को, उसके बाद जुल्म सितम है, कई दफ़ा ऑयल गैस बिजली बंद कर दी जाती थी, और अभी तो स्ट्रेट अवे आप कह लें कि एक वॉर इम्पोज की गई है। तो ये मेरे ख्याल में इट्स मोर लाइक अ पाइप ड्रीम
कि जी। जिस तरीके से बेसिकली पैसिफाई किया जाए। अंदर खाने भी आप देखें कि अभी साउथ से अभी जिस तरह ऐलान हुआ है फ्रॉम अंसारुल्लाह, दे आर गोइंग टू हिट दी नेवल्स जो शिपिंग है, चाहे कमर्शियल शिप है चाहे मिलिट्री इसराइल के, तो उसकी काफ़ी सारी अप्लाई करते हैं। जिस हम जिक्र कर रहे हैं इनका ऑयल एंड गैस भी फ्लो करते हैं। रेड सी और जो गल्फ ऑफ ओमान है और अरेबियन सी में बड़ा सीरियस चैलेंज हो सकता है। इसका मतलब इसराइल के लिए जो भी चाहे बिजनेस लेके जा रहा है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, कार्गो शिप्स हैं, उनको हिट किया जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू फर्दर एस्केलेट द वॉर इन द रीजन। बाकी ये ज़रूर है कि कोशिश होनी चाहिए कि सीज़ फायर, परमानेंट सीज़ फायर की तरफ जाएं। ये 5 दिन की रिलीफ इसराइली आर्मी को नहीं होनी चाहिए।